हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम भाषा अधिगम एवं अर्जन और भाषा के शिक्षण सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखो भाषा क्या होती है। भाषा एक माध्यम है, भाषा जो है एक मीडियम है। चाहे आप इसको इंग्लिश में पढ़ो, चाहे आप इसको हिंदी में पढ़ो, ये दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको इंग्लिश पेडागोजी का और हिंदी पेडागोजी का दोनों के टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो जो भाषा है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, एक कम्युनिकेशन करने का मीडियम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें हम तक पहुंचती हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको भी एक मैसेज दे रही हूँ, वो किसके थ्रू दे रही हूँ? भाषा के थ्रू दे रही हूँ, एक लैंग्वेज के थ्रू दे रही हूँ। ठीक है, अब हम मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अधिगम और अर्जन दोनों अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन, और इसी को हम हिंदी में भाषा अधिग्रहण और भाषा अभिग्रहण भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको अधिग्रहण और कहीं कहीं आपको अभिग्रहण और कहीं कहीं आपको भाषा अर्जन लिखा मिलेगा। ये तीनों ही चीजें सेम हैं। अगर आपको भाषा अर्जन, अभिग्रहण और अधिग्रहण लिखा मिले तो समझ जाना वो आपसे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पूछ रहा है। भाषा अर्जन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रहकर लैंग्वेज को सीखता है। और इसमें क्या करता है बच्चा? दूसरों को कॉपी करके भाषा को सीखता है। यह जो है वो नेचुरल प्रोसेस होती है। इसमें हमें किसी भी टाइप के फॉर्मल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से क्या होती है? हमारी मदर टंग, या फिर इसको हम अपनी रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, और जो भाषा अधिगम होता है वो क्या होता है? वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होती। भाषा अधिगम का मीन्स अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, लर्न करना, लर्निंग, जिसको हम इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। ओके, जो भाषा अधिगम है वो हमें कैसे आता है? वो हमें अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आता है। और लर्निंग में क्या होता है? भाषा अधिगम में क्या होता है? हमें फॉर्मल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब देखो, जो आप भाषा बोलते हो, आपने शुरू शुरू में जब आप पैदा हुए या कोई भी छोटा बच्चा पैदा होता है, वो मम्मी पापा या कोई भी शब्द सीखता है वो अपने घर से सीखता है ना। सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, अपने परिवार को देखता है। ठीक है, वो सारी चीजें वो अपनी माँ से सीखता है। चाहे अगर मान लो कोई बच्चा हिंदी भाषिक परिवार में पैदा हो रहा है तो वो हिंदी बोलना पहले सीखेगा। कोई बच्चा फ्रेंच परिवार में हो रहा है तो वो फ्रेंच बोलना सीखेगा। कोई बच्चा इंग्लिश परिवार में हो रहा है तो वो इंग्लिश बोलना पहले सीखेगा। तो जो वो अपनी मातृभाषा, जो वो अपनी माँ से सीखता है, वो क्या होती है? अपने परिवार में रह करके सीखता है, वो होती है उसकी मदर टंग, मातृभाषा। लेकिन जब कोई बच्चा बाहर जाकर या विद्यालय में जाकर जब किसी दूसरी भाषा को सीखता है तो वो होता है भाषा अधिगम। भाषा अर्जन में तो मातृभाषा आती है और भाषा अधिगम में दूसरी भाषाएं, जैसे आप स्कूल में जाकर संस्कृत पढ़ते हो, फ्रेंच पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो। ठीक है, ये होती है अन्य भाषाएं जिनको आप अधिगम करते हो, जिनको आप सीखते हो। अब मैं जो आपको ये यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैं पूरा इसमें से नहीं पढ़ के बोलूंगी, मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी। अगर आपको इसमें डिटेलिंग पढ़ने हैं तो आप इसमें बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो भाषा अर्जन है, मैं इन दोनों का डिफरेंस साथ में लेकर चल रही हूँ, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का। जो भाषा अर्जन है, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और जो अधिगम है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो अपने आप नहीं आती है। भाषा अर्जन जो है वो अनुकरण करके आती है, लेकिन भाषा अधिगम जो है वो प्रैक्टिस से या अभ्यास से आता है। भाषा अर्जन में आपको किसी भी तरीके के फॉर्मल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में, भाषा अधिगम में आपको फॉर्मल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। भाषा अर्जन में मातृभाषा होती है और भाषा अधिगम में हम कोई भी अदर लैंग्वेज, अन्य भाषा हम सीखते हैं। भाषा अर्जन जो है वो ग्रहण की जाती है। मेन पॉइंट है, याद रखना, भाषा अर्जन जो है वो ग्रहण की जाती है, लेकिन अधिगम को सीखा जाता है।
भाषा अर्जन में अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। मीन्स जो भाषा अर्जन है उसमें हम ट्रांसलेट नहीं करते, हमें किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अधिगम में जब भी हम कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। भाषा अर्जन में जो है वो मौखिक कौशल जो है वो स्ट्रोंग होता है, और लेकिन भाषा अधिगम में हमारा लेखन कौशल जो है वो स्ट्रोंग होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट जो याद रखने हैं इसमें इतने ही हैं। पेपर में जो है डिट्टो यूं के यूं पूछे जाएंगे। पेपर में जैसे ये पूछ लिया जाएगा आपसे, क्वेश्चन जैसे बना दिया जाएगा कि मतलब अनुवाद रहित किस में सीखा जाता है, भाषा अर्जन में या भाषा अधिगम में। तो जिसमें अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसमें से आपसे पूछा जाता है। अब आता है कि भाषा के सिद्धांत, लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, वो क्यों जरूरी है। मैं निकाल लेती हूँ, एक बार मैं आपको इसमें से दिखा देती हूँ। आप यहाँ से जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, भाषा अर्जन और अधिगम में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत, भाषा सीखने के कुछ सिद्धांत। ये बच्चों के लिए भी जरूरी होते हैं और ये अध्यापक के लिए भी जरूरी होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत आता है हमारा रुचि जागृत करने का सिद्धांत। अगर मान लो आप किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को आप पढ़ाना चाहते हो, तो जब तक किसी बच्चे का आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करोगे, या कोई भी बच्चा जब तक उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। मान लीजिए आप एचटेट की ही तैयारी कर रहे हो, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप कितना भी पढ़ लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन पढ़ने के लिए जो होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी होता है। खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाने का, और खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का भी। तो रुचि जागृत करने का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि छात्र के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वह उसमें रुचि नहीं लेगा। आप भले ही उन्हें पनिशमेंट कर दे, डिसिप्लिन में रख के आप उन्हें एजुकेशन दे दे, शिक्षा दे दे, लेकिन जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो उस चीज को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे के लिए क्या जरूरी है, इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है, जिससे बच्चा जो है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस चीज को सीख सके और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन आपको सीखने के लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए। ठीक है, आपके अंदर से मोटिवेशन भी तो होनी चाहिए। तो जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, आपके अंदर प्रेरणा नहीं होगी किसी चीज को करने की, तब भी आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षण के लिए प्रेरणा का सिद्धांत भी बहुत जरूरी है। मतलब शिक्षण के लिए आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसकी नीड क्रिएट करना बच्चे की, उसके लिए कोई भी मोटिव होना, उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव होना, ये हमारे टीचिंग के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उद्देश्यहीन या फिर कोई भी प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण में कार्य में शिथिलता उत्पन्न करता है। मीन्स उसमें रुकावट, उसमें मतलब ढील ढील लेकर के आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिया द्वारा सिखाना या व्यवहारिक ज्ञान का सिद्धांत। अब एक बात बताओ, जब तक आप बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कराओगे तो बच्चा उस चीज को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। आजकल की जो टीचिंग है उसमें क्या क्या कहा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करके सीखना। तो जब आप बच्चे को करके सिखाओगे, एक तो वो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक बच्चे को याद रहेगी, दूसरा बच्चा क्या करेगा, एक्टिव होकर के उस चीज को सीखेगा, ना कि वो पैसिव होकर के। अगर आप मीन्स लेक्चर दे रहे हो तो बच्चे का क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, बच्चा जो है वो पैसिव हो जाएगा, ध्यानपूर्वक चीजों को नहीं सुनेगा। नेक्स्ट आता है अनुबंधन का सिद्धांत। जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आप चीजों को जो है प्रत्यक्ष रूप से चीजों को दिखाओ, मतलब कि चीजों को बच्चों के सामने रखो, उस चीज से बच्चा जो है जल्दी सीखेगा। मीन्स बच्चे के साथ संबंध क्रिएट करो। ठीक है, अनुबंधन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट उस चीज को दिखाना। मीन्स आप क्लास में संज्ञा या नाउन का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को बताते हो टेबल जो है वो नाउन होती है, कुर्सी नाउन होती है, पेन नाउन होती है, लेकिन अगर आप वहीं पर उस चीज को बच्चों को आप दिखा दोगे कि देख बेटा ये फैन है, ये पंखा है, ये मेज है, ये पेन है, और ये क्या है, हमारे नाउन है,
तो बच्चा उस चीज को क्या करेगा, जल्दी से सीख जाएगा। तो हाँ, कैसे सिखाना है, अनुबंधन के सिद्धांत का यूज करके बच्चों को सिखाना है। अनुकरण का सिद्धांत, vygotsky क्या कहता है, vygotsky के अनुसार जो बच्चा है वो समाज में अंतःक्रिया करके भाषा को अर्जित करता है और सीखता है। तो क्या करता है बच्चा, अनुकरण करता है, मीन्स आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या वो सही है गलत है, तो आप क्या करोगे, आप भी उस चीज को करने की कोशिश करोगे, तो उससे बच्चा जो है जल्दी से सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाषा अर्जन का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है नोम चोम्स्की ने दिया था। नोम चोम्स्की जो है वो कहते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है वो एक व्याकरण के साथ, एक ग्रामर के साथ पैदा होता है, जिसका नाम जो है नोम चोम्स्की ने LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम दिया था। इसका एक अलग से पूरा टॉपिक है, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगी। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है। उनका मतलब यही था कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ व्याकरणों के नियमों के अनुसार पैदा होता है और बच्चा जो है वो धीरे धीरे उन नियमों को जानकर सही वाक्य उनके बनाना सीख जाता है और नए शब्द भी सीख लेता है। उसके बाद आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या होता है कि इस सिद्धांत द्वारा भाषा के प्रयोगों को आधिकारिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देना होता है। मीन्स बच्चों को क्या करना है, आपको क्लास में बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है, डिस्कशन करना है, ठीक है। और इससे बच्चे क्या रहेंगे, अगर मान लो क्लास में आप पढ़ा रही हो, आप बच्चों के साथ बीच बीच में डिस्कशन कर रहे हो, टॉपिक पढ़ाते हुए आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, तो उससे क्या रहेगा, बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चों में जो है एक्साइटमेंट रहेगी किसी भी चीज को सीखने की। तो इससे जो है हमारी जो टीचिंग है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। उसके बाद आता है अभ्यास का सिद्धांत। अब किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही वो चीज हमारे बिहेवियर में आती है और वही चीज हमें जल्दी समझ भी आती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसी तरीके से भाषा के लिए भी सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है और अपने विचारों को प्रकट करना पड़ता है। तो वो जरूरी चीज है बच्चे के लिए। जब बच्चों को इन सब चीजों के अवसर मिलेंगे, ठीक है, तो उससे बच्चों का क्या होएगा, डेवलपमेंट होएगा, भाषा सीखने का बच्चों को क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा और वो जल्दी से भाषा को सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जीवन समन्वय, मीन्स ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। जीवन समन्वय, समन्वय का मतलब क्या होता है कि जीवन से संबंधित करके चीजों को सिखाएं। मतलब ये चीज तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव की है कि बच्चों को उन सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आता है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट जो है बच्चों को उनके लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे या लाइफ से जोड़कर उनको हम एग्जाम्पल देंगे, तो उसमें जो बच्चा है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा और पार्टिसिपेट करेगा और सीखने का क्या करेगा, प्रयास भी करेगा और वो चीज बच्चे को जल्दी याद भी होगी। नेक्स्ट आता है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ाएं उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बच्चे को उठा के पढ़ा दो। अब जैसे मान लो मैं इस टॉपिक की वीडियो बना रही हूँ, इसके पीछे मेरा क्या मोटिव है, क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में आएंगे और आप इस चीज को पढ़ रहे हो, आप इस चीज को सुन रहे हो, आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आपको भी पता है, आपका भी मोटिव है, आपको पता है कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें पेपर में एक दो क्वेश्चन इसमें से देखने को पक्का मिलेंगे। तो जो भी चीज हम पढ़ाएं, जो भी चीज हम करें, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई क्या है, मोटिव होना चाहिए। टीचर जो है क्लास में कोई लेसन पढ़ाता है तो उसका उस लेसन को पढ़ाने के पीछे क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चों को वो चीज लंबे टाइम तक याद रहेगी और वो चीज बच्चे के लिए लाभदायक भी होगी। नेक्स्ट आता है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। जैसे कि आप सबको पता है भारत जो है वो एक बहुभाषिक देश है, मीन्स यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो शिक्षक को जो है इस बहुभाषिकता को कठिनाई नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको एक रिसोर्स के रूप में यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे में प्रतिभा आएगी, शारीरिक क्षमता आएगी, विचारों के आदान प्रदान करने में
उनको हेल्प मिलेगी। तो हम टीचर्स का क्या कर्तव्य बनता है कि वह सभी पक्षों को, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखे और सही पठन सामग्री का चयन करके एक समावेशी कक्षा का आयोजन करने में समर्थ हो। तो इससे क्या होगा, जहां हर प्रकार के छात्रों को भाषा सीखने के क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। हमें जो ये विविधता होती है, इसको हमें जो ये डाइवर्सिटी होती है, इसको कठिनाई नहीं समझना। एज ए टीचर आपको इसको कठिनाई नहीं समझना, इसको एक रिसोर्स के रूप में आपको यूज करना है। ठीक है। अब आता है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी हमारे भाषा कौशल होते हैं, लैंग्वेज की जितने भी स्किल्स होती हैं, उनको आपको क्या करना है, सिस्टेमेटिक वे से सिखाना है। हमारे पास 4 तरीके की लैंग्वेज स्किल्स होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इंग्लिश में क्या है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एक सेकेंड रुकिए, मैं पेन ले लेती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो है 4 स्किल्स कौन 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 से होते हैं, LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये हमारे जो सीक्वेंस होती है LSRW की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा इन्हीं सीक्वेंस में सीखता है। सबसे पहले जो बच्चा है वो क्या सीखता है, लिसनिंग। बच्चा क्या करता है, जब बच्चा पैदा होता है, आपको देखो कैसे याद रखना है, इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। सीक्वेंस याद रखना पेपर में बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में कई बार सीक्वेंस पूछी जा सकती है और पूछते भी हैं एचटेट वाले बहुत बार। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, सुनता है। ठीक है। उसके बाद वो बोलना शुरू करता है और उसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो वो क्या करता है, लिखना शुरू करता है। ये हमारी क्या रहती है, सीक्वेंस रहती है। अब अगर मान लो इनमें से किसी भी स्किल में अगर कोई कमी रह जाए तो जो भाषा का विकास है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। भाषा शिक्षण का मेन मोटिव जो है वो छात्रों में, सभी स्टूडेंट्स में क्या करना है, हमें लैंग्वेज स्किल्स में एफिशिएंसी लाना है। ठीक है। जिससे हमारा क्या हो, लैंग्वेज इफेक्टिव हो और बच्चा उसको यूज कर सके। अब आता है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत क्या कहता है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मीन्स जब हम बोलते हैं तो ही हम चीजों को सीखते हैं। इसके अनुसार जो होता है, बातचीत के माध्यम से जो है बच्चा सरलता से और स्थायी रूप से सीखता है। मीन्स कि बच्चा जो है वो लंबे समय तक उसको चीजें याद रहती हैं और यह भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर भी केंद्रित होता है। जब बच्चा समाज में अंतःक्रिया करता है तो वो भाषा के प्रयोग को सही रूप से करता है और उसको भाषा के ज्यादा से ज्यादा यूज करने के उसको अवसर मिलते हैं, जिससे उसको क्या होता है, एक समृद्ध परिवेश मिलता है, एक समृद्ध परिवेश जो है उसको मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चयन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के लिए यह सिद्धांत जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है, इसमें जो है हम सही विधि, सही समय, सही पठन सामग्री, ठीक है, और विषय का चयन जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षक को बच्चों का टाइम टाइम पर मूल्यांकन करना जरूरी होता है, इवेल्युएशन करना जरूरी होता है कि जो भी कुछ वो पढ़ा रहा है, जो भी कुछ वो बच्चों को सिखा रहा है, क्या वो टीचिंग मेथड्स काम कर रहे हैं या नहीं, क्या बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। तो जो ये चयन का सिद्धांत होता है, चयन में क्या क्या चयन करना होता है, देखो जो ये सिलेक्शन, जो ये चूज करने का जो ये प्रिंसिपल है, इसमें टीचर को क्या क्या चूज करना है कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कौन से मेथड्स को यूज करना है और कौन से सब्जेक्ट्स को लेना है, क्या क्या उसमें टॉपिक्स होने चाहिए। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, चयन के सिद्धांत में आ जाते हैं। क्योंकि जब तक ये चयन ठीक नहीं होगा तो आप बच्चे को अच्छे तरीके से नहीं सिखा पाएंगे। टीचिंग एड्स का ध्यान रखना है कि कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज करना है। नेक्स्ट आता है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत क्या कहता है, शिक्षक को मतलब कि टीचर को यह समझना बहुत जरूरी है कि जो भी वो पढ़ाए वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। आजकल आप देखते हो कि जितनी भी एजुकेशन है वो सारी की सारी क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड होने लगी। एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीईआरटी, वो सब कुछ किस चीज पर बेस्ड होने लगी है, चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड होने लगी है। चाइल्ड सेंटर का जो है सीडीपी में एक अलग से टॉपिक भी है। ठीक है। अब मतलब जब बच्चे को हम कुछ पढ़ा रहे हैं
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ा तो छोटी क्लास के बच्चे को रही हो, लेकिन आप एग्जाम्पल्स बड़ी बड़ी क्लासेस के बच्चे को दे रहे हो, क्या वो बच्चे को समझ आएंगे? नहीं। बच्चे के लेवल की ही हमें क्या देनी है? एग्जाम्पल देनी है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, बच्चे की स्वभाव के अनुसार, बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार जो है अपने एजुकेशन को रखना है, अपने टीचिंग मेथड्स का यूज करना है। नेक्स्ट आता है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। ये बहुत ही जरूरी है। भाषा शिक्षण के लिए आपको कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से मैगजीन्स, कौन कौन से मेथड्स को यूज करने हैं, इस सिद्धांत में ये बताया गया है। तो आप बच्चों को कैसे भाषा सिखा सकते हैं? जैसे कि आप सरल चीजों से जटिल की ओर बच्चे को ले जाए, विशेष से सामान्य की ओर जो इंडक्टिव मेथड में होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए, अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर का मतलब क्या होता है कि पहले आप इतनी ये छोटी चीज, फिर आप इतनी बड़ी चीज, फिर आप इतनी बड़ी चीज, फिर आप होल। मीन्स पहले आप उसको क्या करेंगे, छोटे 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 पार्ट्स में पढ़ाएंगे, फिर पूरी चीज की तरफ उसको लेकर के जाएंगे। मीन्स आप छोटी छोटी चीज से पूरे पार्ट की तरफ लेकर के जाना क्या कहलाता है? अंश से पूर्ण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अंश से पूर्ण की विधि होती है ये। अब आता है साहचर्य या संगति का। अब देखो, संगति का जो सिद्धांत है, इसमें संगति का बहुत असर बच्चे पर पड़ता है। समाज में, परिवार में जैसी उसकी संगति होती है, वह वैसी ही भाषा को सीखता है। इसलिए बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को अच्छी संस्कृति, अच्छी संगति और अच्छा समाज, अच्छा परिवार बच्चे को मिले। बच्चे को एक ऐसा परिवेश मिले, ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पर समृद्ध भाषिक परिवेश हो। ठीक है, जिससे बच्चा अपनी हर तरीके की भाषा को, हर तरीके की लैंग्वेज को बच्चा यूज कर पाए, उसके विचारों को समझ सके, उसके विचारों को भी समझा जाए, उसके विचारों को भी वैल्यू दी जाए। तो संगति का बहुत असर पड़ता है। मान लीजिए कोई परिवार ऐसा है जहां बच्चों के विचारों को कोई वैल्यू दी ही नहीं जाती, वहां पर बच्चा क्या हो जाता है? बिल्कुल चुप हो जाता है, उसके विचारों को कोई महत्वता ही नहीं मिलती। तो बच्चा कैसे अपने विचारों को प्रकट करेगा? उसको बोलने के अवसर ही नहीं मिलते, तो बच्चा उसको बोल ही नहीं पाएगा। उसके बाद आता है विभाजन का सिद्धांत। इसके अनुसार जो शिक्षक का ध्यान है, वो उसको शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि जो चयनित पाठ है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बच्चों को पढ़ाए, जिससे बच्चा जो है सरलता से उसे समझकर आगे बढ़ सके। यह सिद्धांत जो है वो सरल से जटिल के शिक्षण सूत्र को भी क्या करता है? पोषित करता है। लास्ट में आता है आपके पास पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? वही जैसे कि प्रैक्टिस का सिद्धांत था, ये वही चीज हमें कहता है कि शिक्षक को यह निर्देश देना चाहिए बच्चों को कि आप जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया, आपको घर जाकर के उसको पढ़ना है, उसको याद रखना है, उसको रिवाइज करना है। जितना आप उसको रिवाइज करेंगे, उतना ही आपका लर्निंग जो है वो अधिक होगा, और आपके विचारों में उतनी ही मेच्योरिटी और नॉलेज में उतनी ही मेच्योरिटी आएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास तीन चीजें और हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो टीचिंग मेथड है, ठीक है, जो टीचिंग है उसके हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं और 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 लेवल्स बता देती हूँ जो जरूरी है। सबसे पहला लेवल होता है हमारा मेमोरी लेवल, सेकंड होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मैं कोई ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, उसमें मैं आपको बता देती हूँ, लिखवा देती हूँ आपको ये सारी चीजें। एक सेकेंड रुकिए। सॉरी, 3 लेवल्स जो है वो लिख लीजिए आप। हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है हमारा मेमोरी लेवल, सेकंड होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। हिंदी में हम इनको बोलेंगे, फर्स्ट जो मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, जो मेमोरी लेवल है मैं आपको बता देती हूँ, आराम आराम से बोल देती हूँ, आप लिख लेना। जो हमारा मेमोरी लेवल होता है, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्मृति स्तर। ठीक है, ये जो होता है हमारा सबसे लोअर लेवल होता है। ओके, इसमें जो है रोट लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसमें सिंबॉलिक, ये इसमें जो पढ़ाया जाता है वो उसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और ये हर्बर्ट ने दिया था।
सेकंड आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, जो ज्यादातर टीचिंग के दौरान यूज किया जाता है, मेन इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारा अवबोध स्तर जिसको हम बोलते हैं, इसमें बच्चा सही गलत के बारे में सीखता है, टीचर भी सही गलत के बारे में बच्चों को पढ़ाता है, और ये मॉरिसन ने दिया था। थर्ड जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम चिंतन स्तर भी कहते हैं, ये हंट ने दिया था, और इसको बड़ी क्लासेस पे पढ़ाया जाता है, बड़े लेवल पे, डीप लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्री स्टेजेस। थ्री स्टेजेस कौन कौन से हैं हमारी? प्री टीचिंग, पोस्ट टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग। जो प्री टीचिंग होती है उसमें क्या होता है, टीचर को ये ध्यान रखना होता है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, कौन से टीचिंग एड्स को यूज करना है, मुझे किस टाइम पढ़ाना है, कितने टाइम तक पढ़ाना है, ये सारी चीजें आती हैं परी टीचिंग में। उसके बाद आता है ड्यूरिंग टीचिंग। ड्यूरिंग टीचिंग में क्या होता है कि टीचर जो है इवेल्युएशन करता है, साथ साथ इवेल्युएट करता है बच्चों को, बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। तुम मतलब जैसे हम पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बीच में हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो वो क्या होता है, ड्यूरिंग टीचिंग होता है। उसके बाद आता है पोस्ट टीचिंग, जिसको हम हिंदी में प्रशिक्षण या फिर पश्च शिक्षण भी हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर जो है बच्चों को घर से काम करने के लिए देता है, ठीक है, और बच्चों को बोलता है कि तुम्हें घर से ये चीज करनी है, तुम्हें क्वेश्चंस करके लाने हैं, ये सारी चीजें पोस्ट टीचिंग में की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्री वेरिएबल्स। हमारे पास भाषा शिक्षण में तीन तरीके के चर होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, एक होता है हस्तक्षेत्र चर, ठीक है, जिसको मध्यस्थ चर भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? देखो, वैसे तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हम आज के टाइम में कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, लेकिन आज भी जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको भी डिपेंड रहना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट कौन बनेगा? टीचर। टीचर जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, टीचर। टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये होते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और ये होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर होता है ये हमारा इंटरवीनिंग होता है, हस्तक्षेत्र या हस्तक्षेत्र भी जिसको बोलते हैं, मध्यस्थ चर भी जिसको बोलते हैं। टीचर जो होता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट है, वो किस पर डिपेंडेंट है, टीचर पर डिपेंडेंट है। और सब्जेक्ट जो है वो इंटरवीनिंग का मध्यस्थ चर का काम करता है। देखो, जो टीचर है वो किस में से पढ़ाएगा, वो भी सब्जेक्ट में से, बुक में से देख के पढ़ाएगा। जो स्टूडेंट है वो भी किस चीज में से पढ़ेगा, बुक में से पढ़ेगा। तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो बुक है, ये विषय वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, ये हमारी क्या बनेगी, मध्यस्थ चर। क्योंकि पेपर में कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य पुस्तक में से मध्यस्थ चर कौन सा है। या फिर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि छात्र, शिक्षक और पाठ्य सामग्री में से आश्रित चर कौन सा है, या इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे का जो है इसके भाषा कौशल जो है, 4 टाइप के जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए अपलोड कर दूंगी। उसमें आपको LSRW चारों के चारों आपको स्किल्स मिलेंगे। हो सकता है कि मैं आपको पार्ट्स में कराऊं, कि भी फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज जैसे कि लिसनिंग करा दिया, स्पीकिंग करा दिया, रीडिंग करा दिया, राइटिंग, क्योंकि वो थोड़े डीप है इस वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और जिस वीडियो मतलब कोई भी टॉपिक की जो वीडियो आप चाहते हो, आप मुझे बता सकते हो कि इस टॉपिक की वीडियो बना दो, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। थैंक यू सो मच।